अब हम लोग देखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इस तरीके की रिएक्शन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये हम देख चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता है कि इसकी स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है या इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ना तो हमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पता है, न ही हमें प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पता है। यहाँ पर हमको देखना होगा नॉर्मली कि बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता देती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, लेकिन हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए एक रिएक्शन से, तो इसको हमें और इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा, जिसके लिए कुछ हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें बताना होता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे फिजिकल स्टेट अगर बात करें तो हमारे पास नॉर्मली एक केमिकल रिएक्शन में कुछ स्टेट दिखती हैं, जैसे कि पहली होगी सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैसियस फॉर्म। ठीक है, और भी है जैसे कि सॉल्यूशन में हम टर्म यूज करेंगे अभी आगे। फिलहाल इन तीनों स्टेट्स को देखते हैं। सॉलिड के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म स्मॉल एस इन ब्रैकेट में हम लिखते हैं स्मॉल एस। लिक्विड के लिए हम स्मॉल एल यूज करते हैं ब्रैकेट में, और गैस के लिए हम 2 सिंबल यूज करते हैं, या तो हम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल जी लिख दें या फिर हम इसको अप साइड एरो ऐसे बना करके लिख सकते हैं। सभी चीजों को यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। मान लेते हैं एक बार, अगर ये H2 हमारे पास गैसियस फॉर्म में है तो हमको इसको इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले ये सिंबल हम कहाँ यूज करेंगे इसको देखना है। इन सिंबल को हम यूज करेंगे हमारा जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम हो उसके राइट हैंड साइड में छोटे से ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पे स्मॉल जी, गैसियस फॉर्म। इसी तरीके से हम चाहें तो यहाँ पे ये भी गैसियस का सिंबल हम बना सकते हैं। दोनों ही चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से लिखें गैस या फिर हम इस तरह से सिंबल बनाएं। और इसी तरह से इसको बैलेंस कर देते हैं। हम इसको यहाँ पर H2O चाहे तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है तो हम इसके लिए स्मॉल एल यूज कर सकते हैं, यानी सिंबल को हम यूज करेंगे अपने कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड में छोटा सा लिख देंगे या ये सिंबल बना देंगे, और इस तरीके से हम इसको इन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लिख करके कि कोई एटम या मॉलिक्यूल जो हमने यूज किया है वो क्या गैसियस फॉर्म में था, या जो प्रोडक्ट हमें मिला है क्या वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है। तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। पहला तरीका फिजिकल स्टेट बता करके। इसी तरीके से इसमें सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 चीजें, हमने किसी लिक्विड में क्या यूज किया है, कोई सॉल्यूट यूज किया है। मान लीजिए हमने सॉलिड ही यूज किया, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, गैस भी। मान लीजिए हमने एज ए सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, पहला ये देख लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। हम लोग नॉर्मली एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर यूज करें वाटर, मैक्सिमम हम लोग इस समय इस स्टेज पे वाटर को लेकर के ही सोल्यूशन बनाएंगे। और मान लीजिए हमने सोल्यूट यानी कोई भी एक सॉल्ट ले लिया, मान लेते हैं हमने कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया, ठीक है। अगर हम एक लिक्विड में कोई भी सोल्यूट यूज कर लें या कुछ भी हम मिला दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन में। सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा केवल एक होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वाटर को लेकर के सॉल्वेंट बनाते हैं, और अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर यूज किया गया है हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एक्वस। हम यूज करते हैं एक्वस और इसको लिखते हैं ए और क्यू, इस तरीके से इन ब्रैकेट ए क्यू यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी, फिर से देखते हैं, अगर हमने सॉल्वेंट यूज किया है वाटर तो हम उसे लिखेंगे एक्वस। जैसे अगर हमने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो हम इसको लिखेंगे NaOH एक्वस। इस तरीके से हम सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हमें बताया था, ये हमें बताएगा
कि NaOH जो हमने यूज किया है सॉलिड फॉर्म में, उसको डिसॉल्व किया है हमने वाटर में। यहाँ पे ये एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने सॉल्वेंट यूज किया है वाटर। ये एक्वस सिंबल हम इस तरीके से यूज करेंगे सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए। फिर हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस। हम लोग देख चुके हैं गैस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, गैस का सिंबल G लिख करके स्मॉल में, और एक अपसाइड एरो बना करके। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, पहला PPT, या फिर हम इसके लिए यूज करेंगे डाउन साइड एरो, ऐसे ये यूज करेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बाय द वे यहां पे हम यूज करते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। बैलेंसिंग पे भी ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों को इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो हमें मिलता है BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ये मिलता है हमें। हमने यूज किया BaCl2, हमने यूज किया Na2SO4, हमें मिला BaSO4 और NaCl। बैलेंस कर देते हैं, बेरियम एक, क्लोरीन के दो एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, क्लोरीन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, S1 है, 4, ठीक है, बैलेंस है। ये बैलेंस हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हमें बस ये पता चल गया इस इक्वेशन को देख करके कि यहाँ पे बेरियम के एटम कितने हैं, क्लोरीन के एटम कितने हैं, सल्फेट कितना है, बस हमें ये पता चल गया। लेकिन हमें कुछ ये नहीं पता चल रहा है हमने सॉलिड यूज किया, रिएक्टेंट लिक्विड यूज किया, या क्या यूज किया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिक्विड टर्म को एक चीज हम लोग जान लेंगे यहाँ पे। लिक्विड, जो भी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम मेल्ट कर देंगे, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग मेल्ट कर देंगे, जो वो फॉर्म में हमें मिलेगा उसे हम लोग लिक्विड कहेंगे। यानी किसी भी कंपाउंड का, एटम नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल का लिक्विड फॉर्म, मेल्टिंग फॉर्म हम लिक्विड के फॉर्म में यूज करेंगे। और कोई भी अगर सॉल्ट हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम उसे एक्वस लिखेंगे। कोई भी सॉल्ट अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वहां हम एक्वस लिखेंगे। और कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर अपने लिक्विड स्टेट में है तो इसका मेल्टिंग फॉर्म में है तो वो लिक्विड स्टेट हम यूज करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ BaCl2, हम क्या लेते हैं, BaCl2 हमारे पास सॉल्ट की फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। हम उसको पानी में डाल करके उसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर BaCl2 के राइट हैंड साइड में लिखना होगा एक्वस। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। फिर हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Na2SO4, इसके साथ भी हमें लिखना होगा एक्वस। दोनों का एक्वस सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला मिलता है हमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के लिए या तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे ये है, और प्लस हमें जो NaCl मिल रहा है यहाँ पर, वो हमें मिल रहा है एक्वस फॉर्म में। यानी NaCl का जो सॉल्ट है वो अभी भी डिसॉल्व है वाटर के अंदर, तो ये हमें मिलेगा एक्वस फॉर्म में। तो इस तरह से हम एक रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि अब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिया है BaCl2, वो हमने पानी में डिसॉल्व करके उसका एक सोल्यूशन बनाया है। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का भी हमने एक सोल्यूशन बनाया है। और BaSO4 जो हमें मिला है वो हमें एक PPT फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बाद में हो जाएगा, उसमें मिला है। और NaCl का हमें एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से हम एक इंफॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पे दे सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। हीट चेंज हमारे पास दो तरीके से होती है। पहला एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि यहां से हीट या एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हीट या फिर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यहां से बाहर निकल रही है। जबकि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिसमें हम हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब कराते हैं।
ठीक है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यहां पर एंडोथर्मिक में, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट या एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। चलिए इसके लिए अगर हमें कुछ भी यूज करना हुआ तो इसको देखते हैं एक रिएक्शन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हमने लिया, जैसे अगर हम कंबशन रिएक्शन को देख लें, जैसे हम लोग मीथेन को बर्न कराएं ऑक्सीजन के साथ, अगर हम लोग मीथेन को बर्न कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बनेगा CO2 प्लस वाटर और प्लस बहुत ही ज्यादा हीट यहां से निकलेगी। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं, यानी अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हम उसे यूज करेंगे प्रोडक्ट साइड में प्लस यूज करके, ठीक है। दूसरा, जैसे मैग्नीशियम को हम अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस अ लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत ही ज्यादा हीट निकलेगी यहां से। तो इस तरह से यूज करेंगे। बैलेंसिंग नहीं देख रहे हैं अभी, हम लोग नॉर्मली समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग और ज्यादा इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हीट निकलेगी। ये लो भाई, बैलेंस भी कर देते हैं। MgO2, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है, और हीट बाहर निकल गई। तो इस तरह से अगर हमारे पास रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट यूज ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो देखते हैं। कार्बन हमारे पास यहां पे एक है, कार्बन हमारे पास यहां पर एक है, हाइड्रोजन हमारे पास यहां 4 एटम है, हाइड्रोजन के हमारे पास यहां पर 2 एटम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गई, तो यहाँ हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन 2 + 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। प्लस ये रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा है प्लस हीट, ये दे रहा है प्लस हीट यूज कर सकते हैं, या फिर हम एनर्जी यूज कर सकते हैं, या फिर हम एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है और हमने यहां पे देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो हम कैसे प्रोडक्ट साइड में हीट या फिर एनर्जी का इवॉल्व होना यानी ऐड होना दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं यहां पे 2 सिंबल। पहला, हीट के लिए हम सीधे सीधे या तो हीट लिख सकते हैं, अगर हम उसको थर्मल एनर्जी देते हैं तो हम यहां पर उसके लिए हीट वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम हीट के लिए एक साइन यूज करते हैं इस तरीके से डेल्टा, ये ट्रायंगल यूज करते हैं, ये हमारे लिए हीट का सिंबल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaO + CO2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब अगर देखें हम तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां हो क्या रहा है। देखिए नॉर्मली अगर हम यहां पे इसको सिंबल यूज करें, ये है सॉलिड फॉर्म में, और हम अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं सॉलिड अगर टेस्ट ट्यूब में, तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमने गैस का सिंबल यूज कर दिया यहां पर। और
अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो हम एरो के ऊपर ये सिंबल यूज करें इस तरीके से, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है CaCO3 प्लस हीट, ये हमें देता है CaO प्लस CO2 गैस, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहां पर। तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखने का दो तरीके हैं। पहला, या तो हम सिंबल यूज करें या फिर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे हीट को नोट करें। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये तरीके हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करने के लिए। यहां पे हीट चेंज हमने देख लिया। अब बचा है कंडीशंस फॉर अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब हुआ हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला डाइल्यूट एसिड और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड। दो एसिड हैं हमारे पास, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। इस तरह से अगर हम लोग देखें नॉर्मली, डाइल्यूट एसिड हम उन्हें कहेंगे जिसमें वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी वाटर का लेवल ज्यादा एंड एसिड कम यूज हो। ठीक है, कम यूज करें। यहां पे क्या होगा, ये होगा डाइल्यूट एसिड, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर का वॉल्यूम कम और एसिड का वॉल्यूम ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम अपने रिएक्शन में यूज कर रहे हैं एसिड, तो हमें यह बताना होगा कि वो एसिड डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे कि अगर हम लोग एक रिएक्शन नॉर्मली कराते हैं, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, नॉर्मल सी रिएक्शन है। Zn प्लस H2SO4 पहले ही चैप्टर में हमारे पास है, gives ZnSO4 प्लस H2। नॉर्मली देखा जाए तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को हम लोग पूरा करते हैं। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक के टुकड़े अगर हम H2SO4 में डालें, अब यहां हमें बताना होगा कि हम जो रिएक्शन में यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट यूज कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। तो यहां पे इसको लिखने के लिए हमें यहां ध्यान देना होगा कि डाइल्यूट के लिए हम टर्म यूज करते हैं DIL, डिल, ये टर्म यूज करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, हम यूज करते हैं डाइल्यूट लिखने के लिए DIL और कंसंट्रेटेड के लिए हम यूज करते हैं CONC और ये डॉट लगा देते हैं। और ये दोनों हम लिखते हैं एसिड के नाम से पहले, एसिड के नाम से पहले इन दोनों टर्म्स को हम यूज करते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमने यूज किया तो यहां यूज हम करेंगे डाइल्यूट H2SO4 इस तरह से, इस तरह से हम यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये हो गया। अब यहां ZnSO4 जो है हमारे पास बन रहा है प्लस H2 गैस निकल रही है। ठीक है, ठीक है, यहां पे इस तरीके से चीजें हो रही हैं। हमारे पास ZnSO4 बन रहा है प्लस H2 गैस निकल रही है आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंडीशंस। कुछ कंडीशन में रिएक्शंस होती हैं नॉर्मली, लेकिन उनमें कभी कभी कुछ कंडीशन यूज होती हैं, जैसे कि हमें प्रेशर कम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। हमारे रिएक्शन कराने के लिए हो सकता है कैटलिस्ट यूज करना पड़े।
तो इन चीजों को हमें रिएक्शन में शो करने के लिए एरो के ऊपर, जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं हम, अगर हम लोग नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, हमारी पहली रिएक्शन, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये बनता है NH3, बैलेंस कर लें 3 और 2, ठीक है, ये बनता है हमारे पास, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो ये बनता है हमारे पास अमोनिया। अब यहाँ पे रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, ये हो गया गैस, ये हो गया गैस, और यहाँ पर हमें मिला गैसियस फॉर्म में अमोनिया, ठीक है। इस तरह से ये इंफॉर्मेटिव हो गई, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती है, यानी रिएक्टेंट नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन के रूल फॉलो नहीं करते, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हमें यूज करनी पड़ती है, उन्हें हमें दिखाना होगा एरो के ऊपर। जैसे कि अगर नॉर्मली हम देखें तो हम यूज करते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लस हमें इसका प्रेशर रखना होता है 200 ATM, यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस अगर हमें दिखाना है कि हम इसे गर्म कर रहे हैं, या अगर हमें हीट के लिए सिंबल चाहिए तो हम हीट के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एरो के ऊपर हीट, या अगर हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर शो करना है कि हमने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को कराया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमने ये रिएक्शन कराई 500 डिग्री सेल्सियस पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम इसको यहां पर यूज कर सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम एरो के ऊपर यहां पे सिंबल 200 ATM, Fe यहां पे कैटलिस्ट है, और यहां पे हम लिख सकते हैं गर्म करना, या फिर हम हीट लिख सकते हैं, इस तरह से। तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है जो हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने रिएक्शन में, जहां से ये हमें पता चल जाता है पूरी तरह से कि हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए करीब करीब मान लेते हैं 200 ATM चाहिए होगा प्रेशर, उसके बाद हमें एक कैटलिस्ट यूज करना है आयरन, उसके बाद हम यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि एक रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ, ये जो जितने भी हैं इस टाइप की हेडिंग्स को लिख करके हम चाहें तो अपने रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर हमें फिजिकल स्टेट शो करना है, फिजिकल स्टेट शो करना है जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए सॉलिड के लिए स्मॉल s यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, स्मॉल g यूज कर सकते हैं। इसको हम हमेशा जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो उसके राइट हैंड साइड में इस तरह से छोटा सा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर गैस के लिए सिंबल हो तो हमने बताया इसको या तो स्मॉल g से लिख सकते हैं या अप हेड एरो से यूज कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखाना हो तो हम PPT यूज कर सकते हैं या डाउन हेड एरो को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें हीट चेंज दिखाना है तो हम यहाँ पे हीट को प्रोडक्ट में, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट साइड में हीट को दिखा सकते हैं एट प्लस साइन के साथ, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम एरो के ऊपर हीट या फिर रिएक्टेंट साइड में हीट लिख करके, या फिर हीट का सिंबल ये जो है ये डेल्टा, हम ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन एसिड का तो हम उसे यूज करेंगे ऐसे, डाइल्यूट H2SO4 पहले लिखेंगे, यहाँ पे यही है, हम एसिड के पहले बताएंगे कि हम यूज कर रहे हैं डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, या कुछ स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो फॉलो हुई हैं रिएक्शन के दौरान तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है।